नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे 1621 शिक्षा कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक संघ ने जारी की लिस्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान कोविड-19 से मरने वाले टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुपदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या 1621 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जारी सूची में इसकी जानकारी दी गई है। इसके पहले संघ ने 28 अप्रैल को सूची जारी करते हुए कोरोना संक्रमण से 706 शिक्षकों, कर्मचारियों की मौत होने की जानकारी दी थी। संघ ने 16 जुलाई को मुख्यमंत्री को यह सूची भेजते हुए चुनाव ड्यूटी में गुजरे हुए सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुपदेशकों व कर्मचारियों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को नौकरी दिए जाने सहित 8 मांगे की है। प्राथमिक शिक्षा संघ ने जो सूची जारी की है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1621 शिक्षकों, अनुपदेशकों, शिक्षा मित्रों व कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इन सभी लोगों ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर केंद्र की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे कैसे हाथ हवा में खड़े करके कह सकते हैं कि कीमत तय नहीं की जा सकती। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कीमत तय करने के मसले पर सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कीमत मांग और सप्लाई के आधार पर तय नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा कि हर कंसेंट्रेटर अलग अलग होता है, लिहाजा कोई एक कीमत तय करना मुमकिन नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना पड़ेगा जिसके आधार पर अलग अलग ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कीमत भी तय की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि आप ऐसे कैसे हाथ हवा में खड़े करके कह सकते हैं कि इसकी कीमत तय नहीं की जा सकती। कुछ तो हो, एमआरपी यानी कि अधिकतम कीमत तय होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि बेचने वाले अपनी मर्जी से किसी भी कीमत पर बेचे। आप ग्राहकों को इस तरह से अनदेखा नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन ने दी चेतावनी, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के बीच जंगल में आग की तरह फैल सकता है कोरोना का इंडियन वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, यह ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक के बयान से समझा जा सकता है। हैंकॉक ने वैक्सीन न लगाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में मिला कोरोना वायरस का वेरिएंट बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन भारत में मिले वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनमें यह संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल सकता है। दोस्तों CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री पैट हैंकॉक ने कहा कि जो लोग टीका लगवाने के योग्य हैं उन्हें बिना देरी किए ऐसा कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकों पर कोरोना वायरस का कहर, अब तक 1 लाख कर्मचारी हुए शिकार, 1000 से ज्यादा ने गंवाई जान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। महामारी की वजह से अब भारतीय बैंकों ने 1000 से ज्यादा कर्मचारी खो दिए हैं और करीब 1 लाख कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव S नागराजन ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि हमने पहले ही 1000 से अधिक सहयोगियों को खो दिया है। बैंक कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और कोरोना वायरस लगातार उन्हें संक्रमित कर रहा है। दोस्तों ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने बताया कि वायरस के कारण अब तक 1200 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 15 लाख बैंकिंग कर्मचारी हैं और अब तक कोरोना वायरस से कुल 1 लाख कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का दावा, गोमूत्र पीती हूं इसलिए कोरोना नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। उनका दावा है कि वे गोमूत्र पीती हैं इसलिए उन्हें कोरोना नहीं हुआ और आगे भी कोरोना नहीं होगा। कांग्रेस ने सांसद के इस बयान पर तंज कसा है। भाजपा की सांसद राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देसी गाय के मूत्र का अर्क अगर हम पी लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का संक्रमण दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन प्रतिदिन गोमूत्र अर्क लेती हूं, इसलिए अभी मुझे कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। न ही कोरोना ग्रस्त हूं क्योंकि मैं उस औषधि का उपयोग कर रही हूं। सांसद के इस बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
क्योंकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आ सकती है महामारी की कई और लहरें। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के तांडव के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी कई और लहरें आने की चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया जाता है। अगर ज्यादा आबादी का टीकाकरण होगा तो ये लहरें कुछ खास असर नहीं कर पाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन महीनों के दौरान उसे टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वायरस से सुरक्षित करना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पतालों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगनी हुई शुरू। कोविन पोर्टल पर नजर आने लगा विकल्प। जी हां दोस्तों, अब तक अपनी 2 देसी वैक्सीन के सहारे कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे भारतीयों को अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी विकल्प मिल गया है। रूस से समझौते के बाद यह वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है, जहां इसे कई प्राइवेट अस्पतालों में लगाया जा रहा है। दोस्तों, रूस में विकसित की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 91% तक प्रभावी पाई गई है। यह वैक्सीन अब टीकाकरण के लिए भारत में उपलब्ध हो गई है। लोग कोविन पोर्टल पर बुकिंग करके इस वैक्सीन को लगा रहे हैं। अस्पतालों की सूची भी आप वहां पर देख पाएंगे। दोस्तों, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब्स की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। समझौते के तहत फिलहाल रूस में बनी वैक्सीन भारत मंगवाई जा रही है। इसके बाद डॉक्टर रेड्डी लैब्स में इन वैक्सीन का उत्पादन होगा। प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत 995 रुपए है। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ दुनिया में सबसे कारगर कही जा रही स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। इसके बाद 14 मई को इस वैक्सीन की दूसरी खेप भारत आई। अब इस हफ्ते से देश के कई प्राइवेट अस्पतालों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लोग भी इन अस्पतालों में जाकर यह टीका लगवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोविन पोर्टल पर अपना आधार नंबर डालकर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद आपको वहां पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही स्पुतनिक वी का भी ऑप्शन दिखाई देगा। आप स्पुतनिक वी को क्लिक करेंगे तो वहां पर पिन कोड का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप अपने आसपास का पिन कोड डालकर उन अस्पतालों को सर्च कर सकते हैं जहां पर यह वैक्सीन लगवाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान तुकाते का मुंबई में कहर, 114 की रफ्तार से चली हवाएं, महाराष्ट्र में 6 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान तोकते का असर दिखाई दे रहा है। मुंबई में तेज हवा चल रही है लेकिन बारिश लगभग रुक गई है। चक्रवात को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर लोकल ट्रेनों की सेवा भी रोक दी गई है। लोगों को बिना जरूरत घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में साइक्लोन तोकते की वजह से 6 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए हैं। 4 जानवरों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चक्रवात ताउते के कारण मुंबई में करीब 500 पेड़ गिर गए हैं। वहीं 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज हवा चली है। मुंबई के कोलाबो में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। इससे कई जगहों पर सामान गिरने से कारें टूट गई है, जबकि ऊंची ऊंची लहरें उछलकर सड़कों पर आ गई है। वहीं दोस्तों अब यह तूफान गुजरात की ओर बढ़ गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में ही यह तूफान सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड लेने के बाद ब्लड क्लोटिंग के मामले मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत से लेकर अब तक 23,000 से ज्यादा एडवर्स इवेंट के मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये मामले देश के 684 जिलों से हैं, जिनमें से 700 मामले सीरियस और सीवियर हैं। 498 सीरियस और सीवियर मामलों की जांच अब AEFI कमेटी ने की तो उनमें से 26 मामले ब्लड क्लोटिंग के मिले। ये मामले 0.61% केस प्रति मिलियन है। ब्लड क्लोटिंग के सभी मामले कोविशील्ड देने के बाद के हैं। कोवैक्सीन को लेकर AEFI कमेटी को एक भी ब्लड क्लोटिंग की शिकायत नहीं मिली है। यूके में 4 केस प्रति मिलियन और जर्मनी में 10 केस प्रति मिलियन ब्लड क्लोटिंग की शिकायत आई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ केयर वर्कर और खासकर कोविशील्ड लेने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि टीका लेने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है और अगर शिकायत आए तो जहां टीका लिया है वहां संपर्क करें। ब्लड क्लोटिंग के अलावा कई दूसरी समस्या
समस्याएं हो सकती है, जिनमें सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, पेट में दर्द, कमजोरी, देखने में दिक्कत शामिल है। खास बात दोस्तों यह है कि AEFI का कोवैक्सीन का एक भी मामला ब्लड क्लॉटिंग का नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16 करोड़ 31 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 33 लाख 80 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पोलैंड, ईरान आदि देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हाल। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2 करोड़ 50 लाख के करीब इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में भारत में 2,81,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 53 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल नारदा केस में CBI को झटका, गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही चारों TMC नेताओं को मिली जमानत। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग मामले में CBI की विशेष अदालत ने चारों TMC नेताओं को जमानत दे दी है। CBI ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। हालांकि 7 घंटे के भीतर ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष CBI अदालत ने चारों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी है। इसमें ममता के 2 मंत्री और एक विधायक भी शामिल हैं। दोस्तों ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोवन चटर्जी को भी जमानत मिल गई है। उधर सूत्रों का कहना है कि CBI इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट जा सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नारदा स्टिंग मामले में सोमवार को लिए गए CBI के एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति फिर से गर्मा गई। मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने CBI दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात इस कदर बेकाबू हुए कि वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CBI के दफ्तर पहुंची और गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि CBI को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। देखते ही देखते CBI दफ्तर के बाहर TMC कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। ममता CBI दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रही। वहीं दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की ओर से यह बदले की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र के इशारे पर एजेंसी TMC के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो अदालत के आदेश पर लिया जा रहा है। ऐसे में इसमें बदले की कार्यवाही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का डबल स्टैंडर्ड, पुरुष खिलाड़ियों का पता पूछकर कोरोना टेस्ट करा रहा बोर्ड, महिला खिलाड़ियों से कहा खुद लेकर आओ रिपोर्ट, दोनों टीमों को साथ जाना है इंग्लैंड। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का पुरुषवादी रवैया सामने आया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। बोर्ड ने पुरुष खिलाड़ियों से पता पूछ कर कोरोना टेस्ट कराया है। एक खिलाड़ी का 3 बार टेस्ट हो रहा है। वहीं महिला खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे खुद टेस्ट कराएं और रिपोर्ट साथ लेकर आएं, तभी उन्हें बायो बबल में एंट्री दी जाएगी। दोस्तों महिला टीम को 19 मई तक बायो बबल में एंट्री करने को कहा गया है। वहीं इससे पहले BCCI ने मेंस टीम को भी 19 मई तक मुंबई में क्वारंटाइन होने को कहा था। बोर्ड ने खिलाड़ियों के मुंबई पहुंचने से पहले उनके घर पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की है, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाने वाले परिजनों की भी जांच होगी। बबल में एंट्री के वक्त भी बोर्ड ही पुरुष खिलाड़ियों की जांच कराएगा। लेकिन इंग्लैंड टूर पर वुमेन्स टीम के साथ जा रही 2 खिलाड़ियों ने भास्कर से कहा कि बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने जांच करवाई। क्रिकेटर ने कहा कि रिपोर्ट मिलने में भी वक्त लगता है, इसलिए जल्दी जांच करवाई। वुमेन्स टीम 16 जून से 15 जुलाई तक इंग्लैंड में 1 टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही T20 मैच खेलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सलमान खान की रेस 3 के बाद IMDb पर सबसे कम रेटिंग पाने वाली फिल्म बनी सलमान खान की राधे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की और दिशा पाटनी की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई। कोरोना काल के बीच इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया, लेकिन दर्शकों के साथ यह फिल्म सही तालमेल बैठाने में असफल रही। इस फिल्म को लेकर जिस तरह का बज़ देखने को मिल रहा था, उससे यही उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को यह फिल्म बेहद पसंद आने वाली है, लेकिन IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर सलमान खान की फिल्म को बहुत बेकार रेटिंग मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की व्यूअरशिप तो काफी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन IMDb में इस फिल्म की रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। इस फिल्म को करीब 77,000 लोगों ने 1 स्टार दिया है, वहीं करीब 9,000 लोगों ने 10 रेटिंग दिया है। खबरों की माने तो फिल्म को करीब 98,000 से अधिक रेटिंग्स के आधार पर एवरेज 1.7 रेटिंग मिली है, लेकिन व्यूअर्स के स्टार्स के आधार पर अभी भी फिल्म की रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले IMDb में सबसे कम रेटिंग पाने वाली सलमान खान की फिल्म रेस 3 थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल ने हमास की सुरंगों पर बोला हवाई हमला, कई कमांडर हुए ढेर। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग तेज हो गई है। साल 2014 के गाजा युद्ध की तरह तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर हमास की महत्वपूर्ण सुरंगों को निशाना बनाया है, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF के जेट्स ने भारी बमबारी की है, जिसमें हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में 15 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 9 हमास कमांडरों का ठिकाना था। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने हमास के हाई प्रोफाइल कमांडरों को निशाना बनाया है। हालांकि इजराइल ने मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स ने 15 किमी लंबी सुरंगों को निशाना बनाने के लिए 44 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और ताबड़तोड़ बम बरसाए। इस दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति गजन मनी गजात ने कहा कि एक दिन इजराइल के प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि हम लोग आम सिविलियंस हैं, कोई लड़ाके नहीं, जो हम आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजरायली सेना का दावा है कि यह सुरंग सिविलियन इलाके के बीच बनाई गई थी और हमास के लोग आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थोक महंगाई दर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में WPI हुई 10.49%। महंगे पेट्रोल डीजल का दिखा असर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल और LPG की बढ़ती कीमतों के चलते थोक महंगाई अब नए आसमान पर पहुंच गई है। मार्च में थोक महंगाई दर WPI 7.39% पर पहुंच गई थी, जो कि थोक महंगाई दर का पिछले 8 साल में यह सबसे ऊंचा स्तर था। जबकि इससे पहले फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर 4.17% पर थी। दोस्तों, आज थोक महंगाई दर के अप्रैल के आंकड़े जारी हुए हैं, जो कि 10.49% हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब एक महीने में WPI में 3.1% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि महंगे क्रूड पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल्स यानी कि पेट्रोल डीजल के कारण वस्तुओं की थोक महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना आज चढ़ा, चांदी में भी आया उछाल। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 348 रुपए तेज होकर 47,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 936 रुपए बढ़कर 71,310 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1853 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.70 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का खिताब। इंडिया की एंड्रिल कास्टिलिनो को टॉप 5 में मिली जगह। जी हां दोस्तों, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता का ऐलान हो गया है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। 69वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन फ्लोरिडा स्थित सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था, जहां पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबिनी जुंटी ने एंड्रिया को विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। एंड्रिया मैक्सिको की तीसरी महिला बन गई है जिन्हें इस खिताब से नवाजा गया है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा मॉडल होने के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। वह लैंगिक असमान था और लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुखर रही है। एंड्रिया का जन्म शिहुआहुआ सिटी में हुआ था। उनकी 2 बहनें हैं और उन्होंने 2017 में शिहुआहुआ विश्वविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। वहीं दोस्तों इस प्रतियोगिता में
भारत की तरफ से ताज की दावेदारी कर रही 22 वर्षीय एंड्रिल कास्टिलियोना को टॉप 5 में जगह मिली है। अपनी जीत के बाद एंड्रिलिया मेजा ने कहा कि आज के समय में खूबसूरती का मतलब सिर्फ लुक से है, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत होने का मतलब दिल से खूबसूरत होना भी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।